आज हम करेंगे हाउ कैन वी टेक एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हमने एरे ऑफ इंटीजर्स लिया था, हमने एरे ऑफ डिफरेंट बेसिक डेटा टाइप्स लिया था, बट अब जब हम खुद की क्लास क्रिएट करते हैं देन आप किस तरह से उसका एक एरे ले सकते हो और उसको प्रोसेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक स्टूडेंट क्लास बनानी है, ठीक है, तो आप स्टूडेंट क्लास कैसे बना रहे हो? आप एक स्टूडेंट क्लास बना रहे हो जिसके अंदर आपको क्या चाहिए, एक स्टूडेंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? बाय इट्स एडमिशन नंबर, नेम एंड मार्क्स, राइट? तो आपको एक स्टूडेंट का एडमिशन नंबर, नेम और मार्क्स चाहिए। तो पहले मैं आपको दो तीन स्टूडेंट्स बिना एरे के लेके दिखाती हूँ, फिर हम देखते हैं कि उसमें क्या डिफिकल्टी हमें फेस होगी, एंड देन व्हाई डू वी नीड एन एरे फॉर दैट। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान लो एक स्कैनर, और ताकि हम अपना जो इनपुट है वो यहाँ कर सकें। एंड कैन यू टेल मी व्हाई डू वी यूज न्यू कीवर्ड? न्यू कीवर्ड किस लिए यूज होता है? What is the purpose of new keyword when we make an object? यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई है जिसका नाम है स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लास के अंदर क्लास क्या होता है? इट्स अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। आप खुद से एक नया डेटा टाइप क्रिएट कर रहे हो। अब स्टूडेंट डेटा टाइप आप कह रहे हो कि आप बना रहे हो, पर उसको कैसे पता कि स्टूडेंट डेटा टाइप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, है ना? जैसे इंटीजर है, हम कहते हैं कि एक नंबर होता है जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। फ्लोट है जो कि एक नंबर है जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट होता है। स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। वैसे स्टूडेंट क्या है वो बताना तो पड़ेगा। सो वी नीड टू टेल दैट व्हाट एग्जैक्टली इज स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट है जिसके अंदर हमारे पास एडमिशन नंबर स्टोर हो रहा है, हमारे पास मार्क्स स्टोर हो रहे हैं, और हमारे पास नेम स्टोर हो रहा है। प्राइवेट इंट एडमिशन नंबर कॉमा मार्क्स, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। प्राइवेट मतलब दैट इट कैन बी यूज ओनली विद इन द क्लास। जो चीज आप प्राइवेट डिफाइन करते हो वो क्लास के बाहर कहीं यूज नहीं हो सकती। इट इज असेसिबल ओनली बाय द मेंबर फंक्शंस ऑफ द क्लास। पब्लिक वॉइड इनपुट लिखने से क्या होगा? हम बता रहे हैं कि ये फंक्शन जो है ये पब्लिक है, इट कैन बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास। नो रिटर्न टाइप, इनपुट में हमने उससे सारी चीजें इनपुट करा ली, ऐसे मैंने शो बना दिया। और ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इसका नाम इनपुट और शो ही देना है, आप जो चाहो वो ले सकते हो। अब अगर आप तीन स्टूडेंट्स का डेटा लेना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे? स्टूडेंट S1 S2 S3। ये क्या है? ये आपकी सिर्फ रेफरेंसेस क्रिएट हुई हैं अभी। क्या क्रिएट हुए हैं? ओनली दी रेफरेंसेस आर क्रिएटेड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना है। यहीं पे आपका न्यू का मीनिंग भी आएगा कि न्यू किस लिए यूज होता है। तो आपके पास S1 है, S2 है एंड S3 है। आई हैव S1 S2 S3। जब ये लाइन क्रिएट हुई तो इससे सिर्फ क्या बने हैं? रेफरेंसेस। ये सिर्फ मेमोरी एड्रेसेस स्टोर करेंगे, ये स्टूडेंट को स्टोर नहीं कर रहे हैं। जब हम लिखते हैं S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो एक्चुअली में आपके पास मेमोरी एलोकेट होती है जिसके अंदर एडमिशन नंबर होगा, नेम होगा, मार्क्स होगा। आई हैव अनदर वन जिसमें एडमिशन नंबर होगा, नेम होगा, मार्क्स होगा, फिर एक और होगा। इसका एड्रेस इसमें आ जाएगा, इसका इसमें आ जाएगा, और इसका इसमें आ जाएगा। और ये किससे आएगा? ये सब आएगा न्यू कीवर्ड की हेल्प से। So new keyword is used to allocate memory dynamically. ठीक है, so new keyword का मतलब ही क्या है? Dynamic memory allocation. जावा में तो हमारे पास स्टैटिक एलोकेशन का कोई जरिया ही नहीं है। जब आप इससे पहले C++ पढ़ते हो तो आपके पास वहां पर ऑप्शन होती है कि हम चाहें तो ऑब्जेक्ट को कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट कराएं या फिर एग्जीक्यूशन के टाइम पे मेमोरी एलोकेट कराएं। अगर मेमोरी एलोकेट होती है ड्यूरिंग द कंपाइलेशन तो उसे हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं, और अगर मेमोरी एलोकेट होती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम तो उसे हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। सो इट कैन बी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, इट कैन बी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। लेकिन जावा में सिर्फ एंड सिर्फ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डायनामिकली ही क्रिएट हो सकते हैं, स्टैटिक एलोकेशन जैसा कुछ होता ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो बिना न्यू कीवर्ड लिखे आपको मेमोरी एलोकेट होगी ही नहीं। जब आप लिखोगे S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट तो ये मेमोरी एलोकेट होगी, इसका एड्रेस S1 में आ जाएगा। ऐसे ही S2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, मेमोरी एलोकेट होगी, एड्रेस S2 में आ जाएगा, एंड सिमिलर वे S3 में आ जाएगा। एक एक करके हम इसकी मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं और फिर इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ यू राइट द वेरी
बेसिक कोड फॉर वर्किंग विद स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी आपसे पूछ रहा है एंटर एडमिशन नंबर, आपने एंटर किया 123। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू एंटर एन एडमिशन नंबर ओवर हियर, वी विल एंटर द नेम, वी विल एंटर द मार्क्स, और ऐसे वो कितने स्टूडेंट्स के लिए पूछेगा? 3 स्टूडेंट्स के लिए। सो इट्स गोइंग टू आस्क फॉर 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, 3 स्टूडेंट्स के लिए आपका डेटा लिया जाएगा और वही डेटा आपका जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है, पर आपको अगर सिर्फ 3 नहीं चाहिए, आपको 3 से कहीं ज्यादा चाहिए, आपको 5 स्टूडेंट्स चाहिए, 10 स्टूडेंट्स चाहिए। सो इफ यू वांट मल्टीपल स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आपके पास प्रॉब्लम आ जाएगी। आप ऐसे इतने सारे ऑब्जेक्ट्स थोड़ी ना क्रिएट करोगे। आप ऐसे तो नहीं लिखोगे ना कि स्टूडेंट S1 S2 S3 S4 S5 S6, है ना? ऐसे तो नहीं करेंगे हम बार बार, वी आर नॉट गोइंग टू डू लाइक दैट। सो वहां पर आपके पास आते हैं एरेज। तो हमने जब नॉर्मल भी एरेज किए थे, आपके नॉर्मल इंटीजर्स के एरे किए थे, तब भी हमने यही चीज देखी थी कि वहां पर भी हम सिंगल सिंगल कितने ले लेंगे, तो उसके लिए हम एक सिंगल नाम के अंदर मल्टीपल वैल्यूज जो है वो स्टोर करा लेते हैं। यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं। तो सिंगल नेम के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज जो है वो स्टोर कराओगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एरे लिया कैसे जाएगा। आप एक एरे कैसे बनाते हो? आप एक कोई इंटीजर एरे बनाना होता है तो आप ऐसे लिखते हो int a इज इक्वल टू न्यू int 5, राइट? तो इससे क्या होता है, 5 साइज का इंटीजर एरे बन जाता है। और मैं फिर एक लूप लगाकर इसको इनपुट करवा सकती हूँ। मैं लिख सकती हूँ i इज इक्वल टू 0, I less than 5, I plus plus, and inside this I can write ai is equal to sc dot next int। तो इससे क्या होगा कि पहला जो वैल्यू इनपुट होगा वो आपका a0 पे स्टोर हो जाएगा, फिर a1 पे, फिर a2 पे, फिर a3 a4। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें a ही आपका एरे बन रहा है। a में रेफरेंस है जिसमें a का एड्रेस स्टोर हो रहा है और यहीं पर ही आपकी वैल्यू स्टोर हो रही है। पर अगर आप इस चीज को अब एरे के लिए, क्लासेस के एरे के लिए यूज करते हो, तो देखो क्या होगा। आपने डिक्लेयर किया स्टूडेंट ए स्क्वायर ब्रैकेट, दैट मीन्स कि आप एक स्टूडेंट का एरे ले रहे हो। फिर आपने यहाँ पर लिख लिया न्यू स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट 5। सो स्टूडेंट ए स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट में 5। सो आई हैव क्रिएटेड एन एरे ऑफ साइज 5। ठीक है, सो मैंने एक साइज क्रिएट कर लिया। अब इससे भी यही चीज हुई कि एक ए बना, एक एरे बना 5 साइज का। इसमें ये रेफरेंस आ रहा है, इसमें मेरे पास 5 चीजों की जगह है, पर ये 5 स्टूडेंट्स की जगह नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपने गलती से यहाँ पर ऐसे कर दिया कि फॉर int I is equal to 0, I less than 5, I plus plus, और इसके अंदर आपने सीधे लिख लिया ai डॉट इनपुट, ये सोच के कि यहाँ से मेरे पास 5 स्टूडेंट तो बन गए थे। अब जब मैं ऐसे लिखूंगी तो पहले a0 डॉट इनपुट कॉल होगा ताकि आपका फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा इनपुट हो जाए। फिर आपका a1 डॉट इनपुट कॉल होगा ताकि सेकेंड स्टूडेंट का डेटा इनपुट हो जाए। फिर a2 a3 a4। पर यहाँ पर जब इसको आप रन करोगे आपके पास एरर आ जाएगा। क्या आएगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। सो आई एम गोइंग टू गेट अ नल पॉइंटर एक्सेप्शन एरर इन दिस। क्यों आएगा? क्योंकि भाई AI को जिसको आप रेफर कर रहे हो उसको कोई मेमोरी एलोकेट ही नहीं हुई। नो मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर AI। और आप एक ऐसी जगह को यूज कर रहे हो जिसको मेमोरी एलोकेट ही नहीं हुई, तो कैसे यूज कर लेंगे? उस पर कोई एड्रेस ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हमने ये एरे बनाया सिर्फ आपका एरे ऑफ रेफरेंसेस बना है। सो ये जो क्रिएट हुआ है ये है एरे ऑफ रेफरेंसेस। इस प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो यहाँ आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, दैट शुड बी AI इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। नाउ आपके पास ना तो ये एरर आएगा ना ही ये प्रॉब्लम रहेगी। सो हमने क्या लिख दिया? AI इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। इससे क्या होगा, जब I 0 है तो ये स्टेटमेंट बनेगी A0 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। सो नए स्टूडेंट के लिए मेमोरी एलोकेट होगी जिसका एड्रेस यहाँ आ जाएगा। फिर I1 हो जाएगा। जब I1 होगा तो फिर से एक स्टूडेंट के लिए मेमोरी एलोकेट होगी जिसका एड्रेस यहाँ आ जाएगा और फिर उसमें इनपुट हो रहा है। तो सिंस मेमोरी एलोकेटेड है और उस मेमोरी में इनपुट हो रहा है तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आएगा। ठीक है, सो ये लाइन बेसिक सी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप मेमोरी एलोकेट नहीं कराते हो किसी भी रेफरेंस वेरिएबल को, आप उसके साथ उसके फंक्शंस को यूज नहीं कर सकते।
तो जब भी आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, यू हैव टू मेक श्योर कि एक बार तो न्यू आएगा, क्योंकि आपको पहले एरे ऑफ रेफरेंसेस बनाना पड़ेगा, और उसके बाद हर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को आपको अलग से मेमोरी एलोकेट करवानी पड़ेगी. यू हैव टू एलोकेट मेमोरी टू एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट सेपरेटली. देन वो आपका कोड जो है वो प्रॉपरली चलेगा. अब आपको कोई एरर नहीं आएगा. अब आप इस कोड को सही से इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर मैं इसको अपने कोड में ऐड कर दूं, जो हमारा f1.java है, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट s स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट. आपको जितने भी स्टूडेंट्स चाहिए आप ले सकते हो. आप पहले int n करके यूजर से पूछ भी सकते हो कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर. तो n अगर स्टूडेंट बोलेगा तो n साइज का एरे बना लो, है ना. सो यू कैन टेक द एरे अकॉर्डिंगली. और यहाँ पर मैंने फिर एक i ले लिया, लूप लगाया फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस. So si is equal to new student, and over here it should be si dot input, and then I want to show it all. So मैंने लिया I is equal to 0, I less than 5, I plus plus, और यहाँ पर आप इसको कर सकते हो si dot show. ठीक है, that's it. Save it. So ये आपका कोड हो गया. So this is how we write down the code to input an array of 5 students and print the same. ठीक है, तो इस तरीके से हम ये काम जो है वो करवा सकते हैं. Fine. So that's how we work with it. ठीक है. Fine. मेरा VS कोड कुछ इशू कर रहा है, so might not execute अभी, but otherwise आप इस कोड को अपना एग्जीक्यूट कर सकते हो. हम इसको ऑनलाइन कंपाइलर में भी चला के देख सकते हैं. So you can check it out that how does it work. So if I go for Java ऑनलाइन कंपाइलर्स, तो अगर आपके पास कभी भी अवेलेबल ना हो आपका कंपाइलर्स, यू कैन ऑलवेज यूज द ऑनलाइन कंपाइलर फॉर एग्जीक्यूटिंग. ठीक है. और दूसरी चीज, इफ यू वांट टू अटेंड जावास लाइव क्लासेस, तो ऐप के ऊपर जो जावा का कोर्स है उसके ऊपर अभी फ्लैश सेल चल रही है. फ्लैश सेल मतलब इट्स अवेलेबल ओनली फॉर 249. So if any of your friends wants to join, or if you want to enroll, तो आप इसको enroll कर सकते हो. This is a limited period offer, only available for 2 more days. 3 दिन का था. ठीक है. Public static void main. How come it's not there? It's there. अच्छा, हमें इसका नाम, क्लास का नाम मेन देना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ये ऑनलाइन कंपाइलर है. So they have named the class file name as main.java. So जो आपकी फाइल का नाम होता है उसी के अंदर आपका मेन होना चाहिए. ठीक है. आई थिंक कुछ कर्ली ब्रैकेट्स कर लेते हैं फिर, क्योंकि अगर हमारी कर्ली ब्रैकेट्स भी ठीक ना हो तो भी वो अगली क्लास का स्टार्टिंग नहीं लेता है. सो दैट कुड बी द रीजन फॉर नॉट टेकिंग द मेन. सो वी हैव क्लास स्टूडेंट import java dot util dot star. ठीक है, यहाँ पे फाइन ये ब्रैकेट शुरू हो गई. ब्रैकेट्स तो ठीक चल रहे हैं हमारे. कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गई, इनपुट की, देन ये शो की शुरू हुई, शो की बंद हो गई, आपकी क्लास बंद हो गई. ओके. सो जब आपके पास एक से ज्यादा क्लासेस हो तो वैसे नॉर्मली तो ये इशू नहीं आता, पर आप ऑनलाइन में कर रहे हो तो आप जिस क्लास में मेन है उस क्लास को पब्लिक डिफाइन कर दोगे.
सो पब्लिक क्लास मेन ऑनलाइन कंपाइलर में तो देना ही पड़ेगा, VS कोड में ये देने की जरूरत नहीं होती। सो एंटर एडमिशन नंबर, मैंने एंटर किया 1 2 3, ठीक है। एंटर नेम पे वो अटक गया क्योंकि हमने जो एंटर प्रेस किया उसको उसने नेम ले लिया। ये ऑनलाइन कंपाइलर की प्रॉब्लम्स होती हैं, सो यू हैव टू बेयर विद इट। कभी कभी नेम ले लेगा, कभी कभी नहीं लेगा, ठीक है। बट अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि वो 5 का जो है आपसे 5 की वैल्यूज इनपुट कराएगा। सो आपके पास जो एरे है, अकॉर्डिंगली इट विल टेक द वैल्यू फॉर 5 स्टूडेंट्स एंड देन वही 5 स्टूडेंट्स का डेटा आपका शो हो जाएगा। तो हमने 5 वेरिएबल्स नहीं लिए, हमने सिर्फ 5 क्या लिए, एरे के अंदर एलिमेंट्स लिए, उनको मेमोरी एलोकेट कराई और फिर उसको इनपुट कराया एंड फिर सेम एरे को हमने एक एक करके शो करा दिया। तो S0 डॉट शो हो गया, S1 डॉट शो हो गया, S2 डॉट शो हो गया, ठीक है, S3 S4। सो दैट्स हाउ यू कैन वर्क विद इट, ठीक है। अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर वाली क्लास बनाई थी, उसमें हमने ये देखा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे कर सकते हैं, जिसमें दोनों के रियल पार्ट्स आपस में ऐड हो रहे थे, दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स आपस में ऐड हो रहे थे। अब आपको कोशिश करनी है कि आपको एक एरे लेना है कॉम्प्लेक्स क्लास का, जिसमें आप 5 कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर कराओगे एंड आपका रिजल्ट होना चाहिए वो पांचों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम। वी हैव मेड अ फंक्शन हाउ टू ऐड 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसी फंक्शन को यूज करके, फंक्शन में चेंज नहीं करना, मेन में ही होगा जो भी होगा। सो क्लास के अंदर कोई चेंज नहीं चाहिए, क्लास सेम यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर वाली जो आपने पहले करी थी, उसी क्लास को यूज करके आपको उसके 5 एरे, मतलब 5 साइज का एरे लेना है और जो भी उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स इनपुट होंगे यू हैव टू ऐड देम अप to get the final result, ठीक है। So that's your homework for array of objects। So main चीज ये थी array of objects में कि जब हम array बनाते हैं तो ये बाय रेफरेंस, मतलब सिर्फ रेफरेंस का एरे बनता है, एक एक ऑब्जेक्ट को आपको अलग से मेमोरी एलोकेट करानी पड़ती है। इससे भी बेटर एक तकनीक है जिससे आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकते हो एंड दैट इज एरे लिस्ट, व्हिच वी विल बी डूइंग इन द कमिंग सेशंस, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर नाउ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।